अर्थ की सरफेस के ऊपर जो भी चीजें होते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो इन दो फोर्स के बारे में हमने देखा था। अब ये दो प्रोसेस मतलब इनकी प्रोसेस क्या होती है वो हमने पिछली बार एंडोजेनिक प्रोसेस देखी थी। एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या दो टाइप थे, एक तो था डायस्ट्रॉफिज्म था और जो दूसरा था वोल्केनिज्म था। ठीक है, तो ये दोनों हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस जो यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको देखेंगे हम। और ये दो फोर्स क्यों होते हैं, आज जो आप स्टेबल अर्थ देख रहे हो, अगर इसके ऊपर ये जो दो फोर्स नहीं होते ना, या ये दो प्रोसेस नहीं होती, तो आज के टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता। मतलब जो हम देख रहे हैं जैसे हमारी फिजियोग्राफी है अर्थ की, वो नहीं होती। और क्योंकि ये उनकी साइकिल है, अर्थ की साइकिल है ये इस, और ये रीजन होता है, ये साइकिल होने के पीछे ये दो फोर्स है। मतलब ये फोर्स जो है इन्हीं की वजह से ये अर्थ के हमारे जो मिनरल्स है, बाकी एलिमेंट्स है, ये सब ले लो, वो कहाँ से आते हैं। मतलब ये अर्थ के सरफेस पे ये जो फोर्स का अप्लाई हो रहा है उसी की वजह से, और जो एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर जो प्रोसेस हो रही है इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो चलो देखते हैं हम एक्सोजेनिक प्रोसेस, उसमें इसकी जो है इसमें आते हैं। जैसे उसमें डायट्रॉफिज्म और वोल्केनिज्म था, वैसे इसमें एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो इसमें वेदरिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना थोड़ा, वेदरिंग, फिर मास मूवमेंट होता है और भी चीजें हैं होती है इसमें। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है वेदरिंग। तो वेदरिंग को हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखते हैं, द एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर determined by the ultimate energy from the sun and also gradient created by the tectonic factors। अब मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, कहीं पे इस तरह से है, कहीं पे इस तरह से है। ये जो यहाँ पे रॉक पड़ा हुआ है या जो भी लैंडफॉर्म पड़ा हुआ है, इसमें चेंजेस या एक तो ये सन की वजह से आएंगे, या तो नीचे से, नीचे जो फोर्स है मतलब जो प्लेट ट्रैवल करती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं, टेक्टोनिक फैक्टर्स जो है, इसी की वजह से इसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है उसमें मतलब उसके लिए जब वो अप्लाइड होता है तो उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं। एक तो वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखो अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से मिलती है इस फोर्स को, वो है एनर्जी। ये जो प्रोसेस है इसको अल्टीमेटली कहाँ से मिलती है एनर्जी, वो है सन। और ऑल्सो क्या है, ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। ये दो चीजों से ही इसको एनर्जी मिलती है, किसको, एक्सोजेनिक प्रोसेस को। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, gravitational force acts upon all earth material having a slope surface and tend to produce movement of matter in downslope direction। force applied per unit area is called a stress। जहां पे भी force applied होता है, gravitational तो force आपको पता ही है, होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे जिस भी एरिया पे ये फोर्स अप्लाई होता है उसका यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन अ सॉलिड बाय पुशिंग एंड पुलिंग। जो भी सॉलिड मटेरियल होता है उसके ऊपर जब उसको पुश किया जाता है या उसको खींचा जाता है या उसको ढकेला जाता है, उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो उसे यहाँ पे मतलब स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, तो इस तरह से होता है, दिस इंड्यूस द डिफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। एंड फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल आर शेयर स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे इतना हमने देखा, इट इज दिस स्ट्रेसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल्स। जो भी ये स्ट्रेस होता है इसी की वजह से क्या होता है, जो रॉक होता है वो ब्रेक होता है, या अदर अर्थ के मटेरियल जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। द shear stresses result in angular displacement or slippage। So besides the gravitational stresses, earth material becomes subject to molecular stresses that may be caused by a number of factors amongst which temperature changes, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग आर द मोस्ट कॉमन। तो ये जो फोर्सेस अप्लाइड होती हैं, तो बताओ ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप फोर्स मतलब आ रहा है, तो ये प्रेशर आ रहा है, इसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो ये इधर मूव हो रहा है या इधर हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें फ्रिक्शन तो होगा ना, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। अब आप बताओ मुझे, आपके घर में कोई एक फर्नीचर है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर हो गए, थोड़ा तो हल्का तो उसमें फॉल्ट तो होगा, फ्रैक्शन होगा। ये सब चीजें कॉमन होती हैं जब हम शिफ्टिंग भी करते हैं, एक रूम से दूसरे रूम तक सामान ले जा रहे थे, कुछ सामान होता है तोड़ फोड़ हो जाती है उसमें, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। वैसे ही अगर एक सॉलिड इस पे ऐसे चेंजेस हो मतलब
इधर उधर इसकी हलचाल हो रही है, तो इस पे भी चेंजेस, इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लीड टू लूजिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ग्रेन्स, डिजॉल्विंग ऑफ सोल्यूबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटेरियल। अगर इस सॉल्ट, ये मान लीजिए एक पत्थर है, इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड, आपने केमिस्ट्री में देखा ही होगा, बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, तो वो बॉन्ड क्या होते हैं, लूज होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन आता है। सो दैट्स द बेसिक रीजन दैट द लीड्स ऑफ वेदरिंग, mass movement, erosion is development of stresses in the body of a earth material। अर्थ के मटेरियल में जो भी स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एक तो वेदरिंग की वजह से, मास मूवमेंट की वजह से, इरोजन की वजह से होते हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होती है, अभी हमने पढ़ा था ना, वैसे सन एक सोर्स है जो भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है, और दूसरा टेक्टोनिक फैक्टर्स। अब हम आगे जब इसकी केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, फिजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका रोल होगा, सबसे ज्यादा होगा एक तो टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का रोल अच्छे से होगा, और ये क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफी अलग अलग प्रोसेस ये दोनों कंट्रोल करते हैं। कौन से, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर अंडर अ जनरल टर्म डिन्यूडेशन। जो एक्सोजेनिक होती है तो ये होती है अर्थ के सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो इसी के ऊपर ये प्रोसेस होती है एक्सोजेनिक। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको हिंदी में बताती हूँ कि एक्सोजेनिक जो होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। एक सिंपल टर्म में डिग्रेडेशन होना, कि मान लीजिए पहले पहाड़ इस तरह से था, इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और इसमें केमिकल रिएक्शन, और जैसे कि क्लाइमेटिक चीजें जो होती हैं, ये तो हमने देखा टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इसमें तोड़ फोड़ आ जाती है। ये जो रॉक होता है, पहले फिट बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ये स्ट्रांगली खड़ा होता है, बट जब ये प्रोसेस इसके ऊपर होने लगती है तो इसका जो रॉक है वो वीक हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये ऐसे डिग्रेडेड होने लग जाता है, कम कम रिड्यूस होने लग जाता है। बेसिकली यही होता है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जब बोलोगे तो यही होता है कि रिड्यूस होना, उस मटेरियल में कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस होगी, या बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, या फिजिकल प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से वहां का रॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा। बेसिकली रॉक के ऊपर ही नहीं, कुछ और भी ऑर्गेनिक मटेरियल ले लो, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल ले लो, उसके अंदर भी ये ऐसी ही प्रोसेस होके उसका रिडक्शन होता है। बेसिकली रिडक्शन होना, यहाँ पे देखो ना, डिन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है डिन्यूड मीन्स स्ट्रिप ऑफ या अनकवर। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, नहीं ये पत्थर है, मान लो ये पत्थर है, इसके ऊपर की लेयर अगर हट रही है तो क्या हो रहा है, वो अनकवर हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रही है। मतलब ये जो रॉक है, डिन्यूडेशन हो रहा है रॉक का, स्ट्रिप ऑफ हो रहा है रॉक, तो यही बेसिकली मतलब होता है यहाँ पे। और वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन में क्या क्या आता है, एक तो वेदरिंग होते हैं, वेदरिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़े होना, मतलब बारीक बारीक ऐसे एटम जो होता है, वहां एटम का डिस्ट्रक्शन हम नहीं कर सकते, जो उसको मल्टीपल पीसेस में हम काट नहीं सकते, एटम ही सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, तो इतने तक वेदरिंग हो जाती है। एक रॉक है, उसका इसमें फिर फ्रैगमेंट ऐसे ऐसे हो जाते हैं, फिर और थोड़े छोटे 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 छोटे, और फिर ऐसे ऐसे थोड़े 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 होते हैं, और इसके लिए बहुत सारे रीजन होते हैं कि इस प्रोसेस तक वो आ जाता है रॉक। तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी इस अवस्था में आने तक जो भी ये प्रोसेस हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग हो रही है। और वेदरिंग होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, प्रेसिपिटेशन तो होता है, टेम्परेचर तो होता ही होता है, और भी एनिमल्स भी होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तो इसमें केमिकल रिएक्शन और ये फिजिकल चेंजेस होने की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों तक आ जाते हैं। बट ये जो रॉक का यहाँ तक छोटे छोटे पीसेस तक का ये जो जर्नी है, इसको क्या बोलते हैं, हम वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं डिन्यूडेशन प्रोसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्स। अभी क्या है, इसके फोर्स हमें आगे देखना है। इट शुड बिकम क्लियर फ्रॉम दिस चार्ट दैट फॉर ईच प्रोसेस देयर एग्जिस्ट अ डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी। अब देखो इस तरह से जो अगर डिन्यूडेशन हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है, रॉक रिमूव हो रहा है या अनकवर हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्सेस तो होंगे ही ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो चीजें होती हैं, वो ऊपर से अगर हम ऊपर से फेंक देते तो नीचे ही जाते, चाहे वो नीचे से भी ऊपर फेंक दो तो वो नीचे ही आ जाते। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो सिंपली तो यहाँ पे भी अगर चीजें डिन्यूडेशन हो रहा है तो उसके पीछे भी ड्राइविंग फोर्सेस तो होंगे ना, और एनर्जी, कोई तो कोई एनर्जी जरूर होती है, तो वही देखना है यहाँ पे। एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन owing to variation in thermal gradients created by
latitudinal, seasonal, and land and water spread on the surface of the earth, and the exogenic geomorphic process vary from region to region. जो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है, वो हर रीजन टू रीजन वेरी अलग अलग होती है। क्योंकि देखो, जिस भी रॉक का अगर आप ले लो, मान लो उदाहरण ले लो, रॉक का ले लो या लैंडफॉर्म का ले लो, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग फोर्स लगता है, अलग अलग सीजन की वजह से, लैटिट्यूड की वजह से, लैंड की वजह से, वाटर की वजह से। तो ये क्या होते हैं, इनको अलग अलग फोर्स भी लगता है डिवाइड करने के लिए, डिन्यूडेशन होने के लिए, अलग अलग क्लाइमेट भी लगता है। तो ये जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। आप मान लो राजस्थान में जो रॉक प्रेजेंट होते हैं या महाराष्ट्र में जो रॉक है, उसमें डिफरेंस है ना, वहां का रॉक अलग है, राजस्थान का रॉक अलग है, महाराष्ट्र का रॉक अलग है, तो उसके लिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी अलग अलग ही लगेगी। मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस कैसे होती है, एलिमेंट से होती है, एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसकी उससे होती है, तो वो अलग अलग लगता है। तो जो ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो सेम नहीं होती है, रीजन टू रीजन वेरी करती है। ठीक है, द डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन विच लार्जली डिपेंड अपॉन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर आल्सो एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो देखो, डेंसिटी, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, ये क्यों ऐसे, मतलब आप अगर देखोगे तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कहीं पे डेंस फॉरेस्ट होता है, आप वेस्टर्न घाट में जाओ, वहां पे आपको एकदम डेंस फॉरेस्ट दिखेगा, क्योंकि वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका लेवल अलग है। अब राजस्थान में जाओ, वहां पे आपको फॉरेस्ट कैसे दिखेगा, एकदम ड्राई रीजन होता है ना वहां पे, क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन कम होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता है। और वेस्टर्न घाट में आप देखोगे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है और टेम्परेचर उसके कंपेयर में कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वो प्रोसेस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली चार्ट में बताया कि डिन्यूडेशन प्रोसेस जो है वो कैसे होती है। तो वेदरिंग होती है, तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस लगते हैं, केमिकल एक्शंस भी लगती है, तब जाके वेदरिंग होती है। ठीक है, और मास मूवमेंट जो है, मास मूवमेंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है। मतलब एक जगह पे मास जो होता है, मतलब जो भी मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, और यहाँ पे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन जो भी होता है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशंस, गति लगती है ना, तो इससे ये ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी लगती है, मास मूवमेंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वेदरिंग के लिए ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस भी लगती है। हो सकता है ऐसे पूछा जाए आपको कि वेदरिंग होने में ड्राइविंग फोर्सेस कौन से होते हैं, तो ऑप्शन दिए जाएंगे वहां पे और आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपली आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन देर मे बी लोकल वेरिएशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ड्यू टू अल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस, aspect variations and variation in the amount of insolation received by the north and south facing slopes as compared to east and west facing slopes। ठीक है, ये वेरिएशन जो आते हैं ना, तो ये इसके लिए तो एक तो क्लाइमेट भी होता है, और जो इंसोलेशन आता है, जो भी इंसोलेशन कहाँ से आता है, हमारा सन है, सन की जो रेज आती है, सूर्य किरण जो बोलते हैं, वो जो पृथ्वी पे आती है, तो आपको तो पता ही, अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, ट्रॉपिक रीजन पे। इक्वेटर पे नहीं होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है इक्वेटर पे, पर सब ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से होता है ना, इस तरह से आते हैं रेज। ठीक है, तो इसी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं। और अल्टीट्यूड, जैसे जैसे आपके लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड होते हैं और ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड मतलब जैसे हाइट पे आप जाओगे ना, अल्टीट्यूड जो होता है हाइट पे, तो वहां पे हाइट पे तो अलग ही होगा ना, प्रेसिपिटेशन भी और टेम्परेचर भी अलग भी होगा, और इसकी वजह से क्लाइमेट भी अलग ही होगा। ठीक है, एंड फर्दर ड्यू टू डिफरेंसेस इन विंड वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी, डायरेक्शंस, amount and kind of precipitation and intensity, the relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing and thawing frequency, depth of frost penetration and geomorphic process vary within any climatic region। एक तो climatic region की वजह, मतलब आप अगर देखोगे ना, अब तो आप इंडिया का मैप देख लो, नॉर्थ और साउथ का देख लो, नॉर्थ में कैसे वेजिटेशन होता है, वहां पे विंड कैसे चलती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन कितना होता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहां की क्लाइमेटिक सिचुएशन है नॉर्थ में। और साउथ में आप जाओगे, साउथ इंडिया के साउथ में जाओगे, तो वहां पे आपको ये चीजें सब अलग दिखाई देगी। एक जैसे है क्या,
आप अब इतना भी देख लो, एक स्टेट में भी देख लो, वो नॉर्थ स्टेट में और साउथ स्टेट में बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो ये तो एक वेरिएशन होता है ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट भी तो अलग ही है, तो वहाँ का भी सब कुछ क्लाइमेट जो है वो अलग ही होगा। ठीक है, तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग ही होगी। Climatic factor being equal, the intensity of action of exogenic geomorphic process depends upon type and structure of rocks. तो ये जो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स अगर इक्वल भी है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जो होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस की, तो वो डिपेंड करती है कि रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है और कौन सी टाइप का रॉक है, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जियोमॉर्फिक प्रोसेस होगी। दिस टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग such aspects of rocks as folds, fault, orientation and inclination of beds and presence or absence of joints, bedding planes, hardness, softness of constituent minerals, chemical susceptibility of minerals constituents, दी परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी। मतलब ये रॉक है, अगर इसके अंदर जाने के लिए जगह होगी तो वो परमेबिलिटी होता है, और अगर इसके अंदर जाने के लिए जगह नहीं होगी, चाहे वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो, गैसेस हो, इसके अंदर अगर जाने के लिए जगह नहीं है तो वो क्या होगा, इम्परमेबिलिटी होगी उसकी। ठीक है, तो ये सब चीजें देखी जाएगी, मतलब बेसिकली रॉक का स्ट्रक्चर देखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। मैं तो अपने अकॉर्डिंग पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश है मेरी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ताकि मुझे समझ में आएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स विथ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देखो, दो पर्सन है, ठीक है, अब ये दो पर्सन है, तो ये दो पर्सन है, एक मोटा है और एक छोटा है, तो इसके लिए आपको अगर इसको मारना है तो आपको इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको मारना है तो ये भी रेजिस्ट करेगा ना, आपको अपोज करेगा ना, ट्राई करेगा, ये इतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ा मोटा है तो ये ट्राई तो जरूर करेगा, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको कम टाइम लगेगा। तो सेम रॉक के साथ भी होता है, जब भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होने लग जाती है ना, तब यही दिक्कत आती है कि ये रॉक थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर अलग अलग कॉम्पोजिशन है, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये रॉक छोटा है और इसके अलग बहुत थोड़े थोड़े कॉम्पोजिशन है, जिसके लिए इजिली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अ पर्टिकुलर रॉक में बी रेजिस्ट टू वन प्रोसेस एंड नन रेजिस्ट टू अनदर। मतलब एक प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर रॉक जो है वो रेजिस्ट कर सकता है, अपोज कर सकता है, लेकिन एक अलग टाइप की अलग एलिमेंट है तो उसके साथ अगर वो प्रोसेस कर रहा है तो उसके लिए रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो जल्दी से आसानी से मान जाएगा कि कर लो यार, ब्रेक कर लो मुझे, इस तरह से। ठीक है, एंड अंडर वेरियंग क्लाइमेटिक कंडीशन, देखो जो भी रॉक का एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है तो वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, पर्टिकुलर रॉक होता है में एग्जिबिट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, और वो अलग अलग अपोजिशन भी आता है, क्योंकि जिस तरह की प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग रॉक भी होना चाहिए, तभी वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। अगर प्रोसेस कुछ अलग है, रॉक का कंपोजिशन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, तो वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो जियोमॉर्फिक जरूरी नहीं है कि इस रॉक को इसी प्रोसेस ने ब्रेक किया मतलब दूसरे रॉक को भी यही प्रोसेस ब्रेक करेगी, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। इस रॉक को ब्रेक किया मतलब इसी प्रोसेस से ये रॉक ब्रेक नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे आपको अलग प्रोसेस लगानी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली यही बताया है यहाँ पे उन्होंने। So the effect of most of the exogenic geomorphic processes are small and slow and may be imperceptible in a short time span, but will in the long run affect the rocks severely due to कंटिन्यू फटिग्स। अगर आप कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हो किसी भी, मान लो ये पेड़ है, पेड़ को कट करना है आपको, और ये पेड़ एक दिन में नहीं टूटेगा, आपको 20 दिन लग रहे हैं इसको काटने, लेकिन आप कंटिन्यूसली इसको काटते जा रहे हो तो ये 20 दिन में कट जाएगा, लेकिन आप मानोगे एक दिन जाओगे और एक दिन ट्राई करोगे नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दोगे, तो फिर ये कैसे कटेगा। तो बिल्कुल ये प्रोसेस भी बिल्कुल वैसे ही होती है, इसके ऊपर आप मतलब कंटिन्यूली इसके ऊपर अटैक करते रहो करते रहो करते रहो लॉन्ग टाइम के लिए, तब जाके ये रॉक ब्रेक हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी जो आपको चाहिए वैसे ही हो जाएगा। तो फाइनली इट बॉइल्स डाउन to one fact that the differences on the surface of the earth through original related to the crustal evolution continue to existing in some form or the other due to differences in the type and structure of the earth material, differences in geomorphic प्रोसेस एंड इन देयर रेट्स ऑफ ऑपरेशंस। तो मतलब इतना ही समझ में आया, ये जो प्रोसेस हो रही है इससे समझ में आया कि जो अर्थ का हमारा स्ट्रक्चर है जो भी है, तो इसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस चलती रहती है, अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है इसको, तभी जाके इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो यही हमारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जो कि एक जगह पे सेम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला जो देखने वाले हैं आज जो है हमारी वेदरिंग, जो कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक
एग्जाम्पल कह सकते हैं या इसका पार्ट कह लो, ठीक है। जो वेदरिंग होती है इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेदर की एलिमेंट्स और क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। अभी देखे ना हमने, एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो ये वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन है वेदर का, सॉरी क्लाइमेट का, तो इसमें वेदर में क्या आता है? एयर आती है और अदर गैसेस आते हैं। इसी तो ये एलिमेंट बता रहे हैं यहाँ पे। वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर द अर्थ मटेरियल। जो अर्थ का मटेरियल उसके ऊपर ये प्रोसेस, ये एक्शन होती है। वेदरिंग एक एक्शन है जो कि अर्थ के मटेरियल के ऊपर होती है। किसकी सहायता से? वेदर क्लाइमेट एलिमेंट होते हैं इसमें, वो होते हैं वेदरिंग एंड क्लाइमेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ प्रोसेस विद इन वेदरिंग विच एक्ट आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू अफेक्ट द अर्थ मटेरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस देम टू फ्रेगमेंटेड स्टेट। अब छोटे छोटे, मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे पीसेस में करने के लिए ना, ये बड़ा सा रॉक है और इसको छोटे छोटे पीसेस में लाने के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस चलती है वेदरिंग, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होते हैं? एलिमेंट्स अटैक करते हैं ना इसके ऊपर। ये चाहे एक एलिमेंट से ये फ्रैगमेंटेड होता होगा या चाहे ग्रुप में आके, मतलब सिर्फ प्रिसिपिटेशन से इसका फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, या साथ में टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनकी भी जरूरत लग रही है, तो वैसे भी होते हैं। मतलब एक तो इंडिविजुअली भी ये रॉक को फ्रैगमेंट कर सकते हैं और टुगेदर आके भी एलिमेंट इसको फ्रैगमेंट कर सकते हैं, फ्रैगमेंटल स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। तो वेदरिंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट से ही हम रॉक के ऊपर एक्शन कर सकते हैं, मतलब वेदरिंग कर सकते हैं। वेदरिंग हो सकती है केमिकल से ही। आगे हम देखेंगे केमिकल वाला, तो टाइप्स है इसके, तो देखेंगे। तो अब वेदरिंग कहाँ पे होती है? अ वेरी लिटिल एंड नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग। इट इज एन इन सितु और ऑन साइट प्रोसेस। मतलब जिसमें मोशंस नहीं हो रहा है या थोड़ी बहुत हो रही है पर जगह पे ही हो रही है, जिस जगह पे हो रही है उसको ऑन साइट बोला जाता है, इन सितु बोल रहा है, मतलब जहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रही है वहीं पे, तो उसको बोला जाता है। ये आपको इसमें भी है, एनवायरमेंट में भी है, इन सितु और एक्स सितु, ठीक है। तो अब देखते हैं वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशन बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेट, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। तो वेदरिंग जो होती है वो उसके लिए भी कंडीशंस लगती है, जैसे कि जियोलॉजिकल है, क्लाइमेटिक है, टोपोग्राफी देखी जाती है, वेजिटेशन फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वेदरिंग शुरू हो जाती है। क्लाइमेट इज ऑफ अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। Not only weathering process differ from climate to climate, but also the depth of the weathering mantle. तो अगर मेंटल भी किस तरह सा है, सिर्फ क्लाइमेट की वजह से ही पता नहीं चलता कि वहां पे वेदरिंग कैसी, मतलब वेदरिंग प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, बट उसका मेंटल भी देखा जाता है कि मेंटल मतलब क्रस्ट तो वही होता है ना, तो मेंटल भी देखा जाता है, मेंटल की डेप्थ भी देखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वेदरिंग शुरू हो जाती है। वेदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ओके। नेचुरल प्रोसेस, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, नेचुरली भी केमिकल रिएक्शंस होती है, फिजिकल रिएक्शंस होते हैं और बायोलॉजिकल भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे डेप्थ में मेंटल के होता है वेदरिंग का। तो यहाँ पे देर आर 3 मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। जो वेदरिंग प्रोसेस होते हैं उसके 3 ग्रुप्स हैं, जैसे केमिकल है, फिजिकल है, फिजिकल को ही मैकेनिकल भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस, ये 3 है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस लाइक सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। ये आपको टर्म जो है इसको अच्छे से करना है, देखना आप। कार्बोनेशन, हाइड्रोनेशन, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये केमिस्ट्री के टर्म्स है, तो आप इसको अलग से अपना अपना देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंड रिडक्शन एक्ट ऑन रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन, डिजॉल्व और रिड्यूस देम टू अ फाइन क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीजन, सरफेस एंड सॉइल वाटर, अदर एसिड्स। तो देखो ये जो ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, जो भी सोल्यूशन जो भी होता है, इसी का मतलब जब ये प्रोसेस होती है तभी रॉक डिजॉल्व होता है। और वो डिजॉल्व किसकी हेल्प से होता है? जैसे कि ऑक्सीजन है, सरफेस की जो सॉइल होती है उसका वाटर होता है, और अदर एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसी की हेल्प से ये केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि कार्बोनेशन होना, हाइड्रेशन होना, ऑक्सीडेशन होना, तब जाके ये रॉक जो है डिकम्पोज होने लगता है, डिजॉल्व होता है, रिड्यूस होता है, एक फाइन क्लास्टिक स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, तो ये प्रोसेस अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है। वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन होनी है तो उसके लिए क्या लगता है, वाटर लगता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है साथ में, और हीट भी लगती है। ये तीनों चारों चीजें होगी एक साथ तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो जल्दी हो जाती है। ओवर एंड अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड। ठीक है, तो अगर वो ओवर एंड अबाउट जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो एयर में प्रेजेंट है तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड। तो ये अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इसका मतलब इसका भी प्रेजेंट जो होता है अंडरग्राउंड वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, and these chemical reaction on various minerals are very much similar to chemical reaction in laboratories। laboratories में भी इस तरह की chemical reaction करके ही तो हम वो क्या बना रहे हैं, डायमंड्स बना रहे हैं ना। डायमंड भी तो ऐसे ही होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है मिलियंस ईयर के लिए वो दब के रहता है, फिर उसका वो कोयला बन जाता है, फिर कोयले से डायमंड्स बन जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं ना, लेबोरेटरी में भी ऐसे ही फोर्स देके जल्दी से डायमंड्स बना रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह की प्रोसेस से ही बनती है, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल प्रोसेस जो है उसी से बना रहे हैं। अब देखते हैं हम सेकंड है यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड अपॉन सम अप्लाइड फोर्स। ये जो होती है अप्लाइड फोर्स से होती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सपांशन फोर्स भी होता है, तो उसी से होती है। तो यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है सच एज ओवर बर्डन प्रेशर देता है, लोड और शेयरिंग स्ट्रेस, तो इससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो ये फिजिकल वेदरिंग हो गई। ठीक है, एक्सपांशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटीज की वजह से, ये एक्सपांशनरी फोर्स बोला जाता है इसको। तो इसकी वजह से भी फ्रेगमेंटल स्टेट में वो रॉक या मटेरियल आ जाता है। वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय विटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। तो जब हम आप देखो कि आपने आप अगर किसी चीज को या अपने क्लोथ को ही देख लो ना, पानी में ज्यादा टाइम के लिए रखोगे तो वो ऐसे सिकुड़ने लग जाता है, मतलब उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, कलर फेड अवे हो जाता है, उसका जो फाइबर मतलब फैब्रिक जो होता है वो ऐसे वीक बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही, मतलब अगर आप उसको सुखाओगे फिर पानी में डालोगे फिर सुखाओगे तो ऐसे वो वीक होके उसके फ्रेगमेंटेशन होने लग जाते हैं। तो यही वाटर प्रेशर होता है। तो इस तरह से फिजिकल हमारी प्रोसेस होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, सॉरी वेदरिंग प्रोसेस होती है। और थर्ड जो देखा जाए तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग कैसे होती है। बायोलॉजिकल इसमें कौन से फैक्टर्स है वो देखेंगे हम। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू और रिमूवल ऑफ मिनरल्स और एंड ions from the weathering environment and physical changes due to growth or movement of organisms। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, फंगी, लाइकेंस, ये जो ऑर्गेनिजम्स है तो इन्हीं की वजह से ये जो अलग अलग मतलब रॉक से मिनरल्स और आयंस निकल के बाहर आते हैं। तो इन्होंने ऑथर भी यहाँ पे बताए। यहाँ पे बरोविंग एंड वेजिंग जो होती है बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म्स होते हैं। आपको पता है सॉइल के अंदर अर्थवर्म्स किस लिए छोड़े जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे मिनरल्स और आयंस क्रिएट कर सके। जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक बोलते हैं ना आप अपने घर में देखा होगा, टर्माइट्स जो होते हैं उसको दीमक बोलते हैं। मुझे नहीं पता था इसको हिंदी में दीमक बोलते हैं, फिर पता चला। तो ये जो दीमक लगी होती है, आपने देखा होगा डुअर में कभी दीमक लगी होती है तो वो पूरे डुअर को खा जाते हैं। ठीक है, फिर रोडेंट जो होते हैं जैसे माइस है, रैट्स है और भी काफी स्क्वेरल, ये ऐसी चीजें होती है ना उनको रोडेंट्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, क्योंकि इस तरह से एनवायरमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या साइंस टेक का पार्ट भी मान लो। तो हेल्प इन द एक्सपोजिंग न्यू सरफेस टू केमिकल अटैक एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, and human beings by disturbing vegetation, plowing and cultivating soil also help in mixing and creating new contacts between air, water and minerals in the earth materials। तो इस तरह से ये केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक, कार्बोनिक एंड अदर एसिड्स which enhance decay and solubility of some elements। Plant roots excrete a tremendous pressure to the earth material, mechanically breaking them apart। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग का क्या होता है। एक तो एक्सफोलिएशन होता है, आपने देखा होगा, आपको अगर अच्छी स्किन चाहिए तो एक्सफोलिएट कर देते हैं आपके स्किन को। लड़कियों को ये मोस्टली पता होगा, आजकल तो लड़के भी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सफोलिएशन मतलब केमिकल भी होता है एक्सफोलिएट करना स्किन को, मतलब पुरानी स्किन, डेड स्किन हटा के नई स्किन लाना, तो बिल्कुल वैसे ही होता है एक्सफोलिएशन, बट ये रॉक के साथ होता है।
तो दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन अंडर द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन एंड सॉल्ट वेदरिंग होती है। एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। एक्सफोलिएट होने के मतलब जैसे कि डिन्यूडेशन होता है ना, रॉक का डिन्यूडेशन होता है, तो वही होता है सिंपली इसी में भी। बट ये रिजल्ट होता है। एक्सफोलिएशन मतलब होने के बाद जो बोलते हैं हम एक्सफोलिएट हो चुका है, तो इसी को हम रिजल्ट बोलते हैं। ये प्रोसेस नहीं है, एक्सफोलिएशन प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट है। जो डिन्यूडेशन होता है उसके बाद जो बचता है वो एक रिजल्ट ही बचता है, ठीक है। सो फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट of shells from over rocks or bed rocks result in smooth and rounded surface। कभी कभी हम देखते हैं ना कि नेचुरली आपको कहीं के एक स्मूथ स्मूथ ऐसा एकदम सॉफ्ट ऐसा रॉक मिलता है, तो वो कैसे बनता है, उसका एक्सफोलिएशन होने के बाद वो स्मूथ एंड सॉफ्ट बना हुआ होता है, ठीक है। एक्सफोलिएशन कैन ऑकर ड्यू टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। जैसे टेम्परेचर, रॉक के ऊपर टेम्परेचर आके पड़ता है, तो देखो दिन भर तो रॉक धूप में ही होता है, तो उसके ऊपर कितना रिएक्शन होती होगी टेम्परेचर की, तो उसी की वजह से एक्सफोलिएशन होता है। मतलब उसके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं उसमें एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, पहले तो वो फूल जाएगा, एक्सपांशन मतलब वो बढ़ जाएगा, रॉक छोटा था इसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है तो वो एकदम से एक्सपांड हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। और फिर अचानक से वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, जैसे ही शाम आती है या बारिश आती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एकदम से वो फिर वो टूट के अलग हो जाता है, और बचता क्या है, ओनली यही सिंपल स्मूथ सा बच जाता है, मतलब उसकी लेयर वैसे हो जाती है। स्किन की टाइप ही मान लो ना, स्किन का, और उसका स्किन का उदाहरण यहाँ पे फिट बैठता है। तो एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टोर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपांशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक्सफोलिएशन का देखा, यहाँ पे देखो ना ये कैसे फूले हैं, फिर अभी इस पे छोटे छोटा ऐसा हो जाएगा, तो ये एक्सफोलिएट हो जाएगी। सो सिग्निफिकेंस क्या होता है वेदरिंग का? वेदरिंग प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रिगोलिथिक एंड सॉइल्स बट आल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट। तो वेदरिंग की वजह से क्या होता है, सिर्फ इसका पीसेस में ये डिवाइड नहीं करता, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, इरोजन होता है, मास मूवमेंट होती है। तो ये सिग्निफिकेंस है वेदरिंग का। सो बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वेजिटेशन, एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मैंटल्स। अगर मैंटल का जो है वेदरिंग नहीं होगा तो इनको जो पेड़ पौधे हैं उनको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बायोम्स जो दिखता है तो वो एक वेदरिंग का ही रिजल्ट समझ लो। इरोजन कैन नॉट बी अ शिफ्ट सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर। इरोजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर रॉक का वेदरिंग नहीं होता तो इरोजन कैसे होगा। इरोजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वेदरिंग इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरोजन। पहले तो वेदरिंग होगी फिर इरोजन होता है, और इसी की वजह से हमारे जो आज का हमें जो अर्थ दिखाई देती है तो ये बिल्कुल ऐसी प्रोसेस से बनी है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू जारी है, ठीक है। Weathering of rocks and deposit helps in enrichment and concentration of certain valuable ores of iron, manganese, aluminium, copper, which are of great importance for the national economy। तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नेशनल इकोनॉमी में, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है लोगों का, इसकी उपजीविका मतलब हमारी एग्रीकल्चर प्रोसेस भी चलती है ना, क्योंकि रॉक में हमारे ये सब मैग्नीज तो होता ही होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। सो ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है नेशनल इकोनॉमी। वेदरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल भी इसी से फॉर्म होती है। तो when rocks undergo weathering, some materials are removed through chemical physical leaching by groundwater, and thereby the concentration of remaining valuable material increases. So without such a weathering taking place, the concentration of the same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit, process and refine। So this is what is called the enrichment। तो वेदरिंग की वजह से क्या होता है, एनरिचमेंट होता है। तो ये हमने यहाँ पे वेदरिंग का देखा है। होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप खुद से पढ़ लो, खुद से समझने की कोशिश करो, और अगर आपको इसमें और भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं कोशिश करूंगी। मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जैसे कि अभी हमने वेदरिंग देखा, इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, जैसे कि हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, तो वो प्रोसेस आपको केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा, या आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो, ठीक है।
वो कैसे होती है, क्योंकि वो बियॉन्ड है, इस चैप्टर के बियॉन्ड है वो। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, और उसके लिए अलग से पेज भी लगते हैं जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हम देखने वाले नेक्स्ट मास मूवमेंट एंड इरोजन बचा है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाए, बड़ी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। मैं बोलती हूँ ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अच्छे से करें, अभी टाइम है, बिल्कुल इग्नोर ना करें। एक लाइन टू लाइन जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते रहे, ताकि आप भूले ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।